नमस्कार। आज हम जानेंगे ई व्यवसाय कार्यनीति एवं इसके आंतरिक और बाहरी विश्लेषण के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी बुनियादी जानकारी से। ई व्यवसाय से क्या अभिप्राय है? ई व्यवसाय शब्द को यहाँ किसी संगठन के व्यवसाय को आंतरिक और बाहरी रूप से संचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। आंतरिक ई व्यावसायिक गतिविधियों में सूचना साझाकरण में सुधार, ज्ञान प्रसार की सुविधा और प्रबंधन रिपोर्टिंग का समर्थन करने के लिए एक इंटरनेट के माध्यम से एक संगठन के कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ जोड़ना शामिल है। ई व्यावसायिक गतिविधियों में बिक्री उपरांत सेवा गतिविधियों का समर्थन करना और व्यावसायिक भागीदारों के साथ सहयोग करना शामिल है। उदाहरण के लिए संयुक्त अनुसंधान करना, एक नया उत्पाद विकसित करना और बिक्री संवर्धन तैयार करना। अब हम जानेंगे रणनीति के बारे में। रणनीति की परिभाषा दीर्घ अवधि में एक संगठन की दिशा और दायरा जो बाजार की जरूरतों के बदलते परिवेश में संसाधनों के अपने विन्यास के माध्यम से संगठन के लिए लाभ प्राप्त करता है और हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इस परिभाषा को लिखा गया था गैरी जॉनसन और केवन स्कॉलर्स के द्वारा। रणनीति की ही दूसरी परिभाषा को परिभाषित किया था अल्फ्रेड चांडलर ने। वह इस प्रकार है: एक उद्यम के बुनियादी दीर्घकालिक लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण और कार्रवाई के पाठ्यक्रम को अपनाना और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन। रणनीति तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति फर्म की दीर्घकालिक दिशा से संबंधित है। रणनीति एक फर्म के पास मौजूद संसाधनों को तैनात करने की समग्र योजना से संबंधित है। रणनीति में अलग अलग दिशाओं के बीच और संसाधनों को तैनात करने के लिए विभिन्न तरीकों के बीच चयन करने की इच्छा शामिल है। रणनीति प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अद्वितीय स्थिति प्राप्त करने के बारे में है। रणनीति का केंद्रीय लक्ष्य प्रतिद्वंदियों पर स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करना है और इस प्रकार स्थायी लाभप्रदता सुनिश्चित करना है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे रणनीति के स्तर के बारे में। रणनीति के स्तर संगठनों के भीतर हम आमतौर पर रणनीति के निम्नलिखित 3 अलग अलग स्तरों को पहचानते हैं। वे हैं कॉर्पोरेट स्तर की रणनीति, व्यापार इकाई रणनीति और परिचालन रणनीति। कॉर्पोरेट स्तर की रणनीति उच्चतम रणनीति स्तर यानी कॉर्पोरेट स्तर की रणनीति का संबंध फर्म के समग्र उद्देश्यों और दायरे से है। इसमें आमतौर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और शीर्ष स्तर के प्रबंधक शामिल होते हैं। कॉर्पोरेट रणनीति विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों, विलय, अधिग्रहण, साझेदारी और गठबंधनों के बीच संसाधनों को आवंटित करने जैसे मुद्दों को संबोधित करती है। उदाहरण के लिए सन 2000 में AOL और टाइम वार्नर के बीच विलय पर विचार हुआ, जहां दोनों कंपनियों के CEO ने 2 निगमों को विलय करने का निर्णय लेने से पहले अपनी संबंधित कंपनियों के व्यवसाय को देखा। कॉर्पोरेट रणनीति का एक और उदाहरण है जो ई व्यापार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वह है वितरण और बिक्री चैनलों का चुनाव। उदाहरण के लिए टेस्को PLC के शीर्ष प्रबंधन ने पहली बार 1995 में निर्णय लिया कि क्या किराने का सामान ऑनलाइन बेचने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाए और फिर इस संगठनात्मक रूप से कैसे स्थापित किया जाए। इसके बाद ही कॉर्पोरेट स्तर से टेस्को.com बिजनेस यूनिट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रणनीति का दूसरा स्तर है व्यावसायिक इकाई रणनीति। व्यावसायिक इकाई रणनीति मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि व्यक्तिगत बाजारों में कैसे प्रतिस्पर्धा की जाए। उदाहरण के लिए डेल अलग अलग व्यावसायिक इकाइयों का संचालन करता है जो बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों, निजी गिरोह और सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों को लक्षित करते हैं। चूंकि ये बहुत अलग बाजार हैं, अलग अलग जरूरतों और वरीयताओं के साथ इन बाजारों में से प्रत्येक के लिए एक अलग व्यावसायिक रणनीति तैयार करना भी आवश्यक है। अधिक विस्तृत स्तर पर एक व्यापार इकाई रणनीति उद्योग विश्लेषण, बाजार की स्थिति और ग्राहकों के लिए मूल्य निर्माण जैसे मुद्दों से संबंधित है। इसके अलावा एक व्यावसायिक इकाई रणनीति
तैयार करते समय वांछित पैमाने और संचालन के दायरे के बारे में सोचना भी आवश्यक है। अब हम बात करेंगे रणनीति के तीसरे स्तर की, जो है परिचालन रणनीति। परिचालन रणनीति इस बात से संबंधित है कि संसाधनों, प्रक्रियाओं और लोगों के संबंध में व्यावसायिक इकाई रणनीति को कैसे लागू किया जाए। ई बिजनेस के संदर्भ में इसमें इष्टतम वेबसाइट डिजाइन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं और रसद प्रक्रिया के प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा इसमें परिचालन प्रभावशीलता के मुद्दे भी शामिल हैं, जिन्हें व्यवसाय प्रक्रिया, पुनर्रचना और कुल गुणवत्ता प्रबंधन जैसी तकनीकों द्वारा संबंधित किया जाता है। रणनीति व्यापार विकास करने के बारे में है, अर्थात यह तय करने के बारे में है कि एक फर्म को कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। अब हम जानकारी लेंगे कि कैसे सामरिक प्रबंधन मदद करता है व्यवसाय के उद्देश्यों को निर्धारित करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। सामरिक प्रबंधन और उद्देश्य निर्धारण। सामरिक प्रबंधन एक संगठन के उद्देश्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करने, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई के सबसे उपयुक्त पाठ्यक्रम चुनने और समय की निर्धारित अवधि में लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में है। चांडलर ने रणनीति का वर्णन एक उद्यम के बुनियादी दीर्घकालिक लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण और कार्रवाई के पाठ्यक्रमों को अपनाने और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों के आवंटन के रूप में किया है। ई व्यापार के संदर्भ में संगठनों का दृष्टिकोण इस बात से निर्धारित होगा कि प्रबंधक उद्योग के भविष्य को कैसे देखते हैं। भविष्य में ई बिजनेस वातावरण कैसे विकसित होगा, इस पर निर्णय लेने के लिए मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला का विश्लेषण किया जाएगा। कुछ उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं उत्पादों और सेवाओं का ऑनलाइन उपलब्ध कराने में कुछ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांडों का बाजार वर्चस्व, ऑनलाइन उत्पादों और सेवाओं की मांग में वृद्धि की दर, ई व्यवसाय और ई कॉमर्स के लिए एक प्रमुख बाजार का उदय, ऑनलाइन उद्योग में बढ़ते विनियमन का प्रभाव, तकनीकी वातावरण में परिवर्तन, ई व्यवसाय वातावरण में नए अवसर और खतरे। अब आगे हम बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक पर चर्चा करेंगे, जो है ई व्यापार रणनीति ढांचा। निर्णय लेने और कार्रवाई के लिए एक ढांचा ई बिजनेस रणनीति ढांचा है। जैसे कि दिखाया गया है, ढांचे के 4 मूलभूत चरण हैं। प्रथम चरण रणनीतिक योजना। सामरिक योजना में प्रासंगिक उच्च स्तरीय विश्लेषण शामिल है, जो पोर्टर के 5 बलों स्वॉट, पेस्ट, परिदृश्य, गैप, स्काउटिंग, समस्या सूची और अन्य विश्लेषण जैसे प्रबंधन उपकरणों का उपयोग कर सकता है। नियमित व्यावसायिक रणनीति से एक मूलभूत अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी क्षमताएं अक्सर रणनीति की आवश्यकता या अवसर का एक प्रमुख चालक होती हैं। दूसरा चरण सिस्टम डिजाइन। सामरिक उद्देश्यों का व्यवहारिक प्रयोजना, डिजाइन और योजना में अनुवाद किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी क्षमताओं का उद्देश्यों के साथ मिलान किया जाता है। लागत, समय सीमा और संसाधन आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है और परिणामों का मूल्यांकन रणनीतिक आवश्यकताओं के विरुद्ध किया जाता है। कार्यान्वयन का अधिकृत किए जाने से पहले प्रमुख मानदंडों में हितधारकों को शामिल करना, खरीदना और भुगतान और जोखिम विश्लेषण उत्पन्न करना शामिल है। तीसरा चरण है कार्यान्वयन। चरण 2 में विकसित विशिष्ट योजना को क्रियान्वित किया जाता है। यहाँ मुख्य मुद्दे यह है कि आप हितधारकों को शामिल करना जारी रखते हैं और हर घंटी और सिटी के साथ एक साथ बिग बैंग प्रिनियोजन के बजाय कुछ भी नहीं करने के बजाय शुरुआती जीत का लक्ष्य रखते हैं। यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि सिस्टम का उपयोग करने वाले लोगों के पास इसके लाइव होने से पहले पर्याप्त प्रशिक्षण हो। चौथा चरण है प्रदर्शन प्रबंधन। परियोजना का मूल्यांकन समय और बजट अनुपालन के लिए मूल परियोजना योजनाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कार्रवाई में रणनीतिक पहल के व्यावसायिक प्रदर्शन को मापना होगा। मूल्य प्रदान करना ई व्यवसाय या उस मामले के लिए किसी भी व्यवसाय का प्रमुख लक्ष्य है। मूल्य निर्माण मूल्य श्रृंखला के साथ कहीं भी हो सकता है। माइकल ई पोर्टर के मूल्य श्रृंखला मॉडल को पहली बार 1985 में प्रकाशित किया गया था। मॉडल ने प्रबंधन की सोच में एक आमूल चूल परिवर्तन किया।
जब इसे जारी किया गया था और तब से व्यापार में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सार्डिन मल्टी चैनल दुनिया में व्यवसाय को ठीक से प्रबंधित करने के लिए एक मजबूत मामला बनाते हैं, जहां आपूर्ति श्रृंखला अब वितरण चैनलों और विधियों को बढ़ती संख्या द्वारा मध्यस्थता की जाती है। उनका सुझाव है कि सफल मल्टी चैनल ई व्यवसाय के निर्माण की आवश्यकता है। ग्राहक फोकस और उपयोगिता, प्रौद्योगिकी और सेवाओं की परिपक्वता, व्यवसाय मॉडल विकसित करना, नेटवर्किंग और आउटसोर्सिंग, बेहतर सेवा स्तर, सूचना तक पहुंचने में वृद्धि, बड़े पैमाने पर अनुकूलन, बढ़ी हुई प्रक्रिया पारदर्शिता, नौकरी के लचीलेपन में वृद्धि, कम लेन देन पर संस्करण, आसान प्रशासन, ज्ञान प्रबंधन, कौशल में सुधार, कम लेन देन लागत, आपूर्ति श्रृंखला के साथ अधिक एकीकरण, बेहतर प्रसंस्करण, बेहतर रिटर्न, अधिक से अधिक सूचना की पारदर्शिता, कम ग्राहक अधिकरण लागत, ग्राहक प्रतिधारण में वृद्धि, समय के साथ ग्राहक मूल्य में वृद्धि, बेहतर प्रणाली प्रवाह, बेहतर शोध। अब रणनीतिक प्रबंधन के बारे में निरंतर अध्ययन के साथ हम रणनीतिक प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। रणनीतिक प्रक्रिया रणनीति का निर्माण और कार्यों की एक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है, जो घोषित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। ये निर्णय और कार्य रणनीतिक प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों की विश्लेषण पर आधारित है। रणनीतिक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक भाग में आंतरिक और बाहरी विश्लेषण शामिल हैं। इन पर इस अध्याय में और अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। संयुक्त आंतरिक और बाहरी विश्लेषण एक स्वॉट विश्लेषण के लिए आधार बनाता है। स्वॉट विश्लेषण से ही प्रमुख रणनीतिक मुद्दों की पहचान की जानी चाहिए। प्रमुख रणनीतिक मुद्दे वे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और उन्हें उच्च प्राथमिकता रेटिंग दी जाती है। एक बार रणनीतिक मुद्दों की पहचान हो जाने के बाद अगले चरण में उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन और रणनीति का चयन शामिल है। रणनीतिक विश्लेषण से प्राप्त समझ प्रबंधकों को संगठन के लिए उपलब्ध विकल्पों की सीमा को कम करने में मदद करती है। पहचाने गए प्रमुख रणनीतिक मुद्दों के संबंध में प्रत्येक विकल्प की जांच की जाएगी। प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन निम्न मानदंडों का उपयोग करके किया जाता है। उपयुक्तता विकल्प तभी उपयुक्त होता है जब वह संगठन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सक्षम बनाता है। व्यवहार्यता संगठन के लिए उपलब्ध कौशल, क्षमता और संसाधनों के भीतर विकल्प संभव होना चाहिए। स्वीकार्यता विकल्प शेयरधारकों को स्वीकार्य होना चाहिए। विभिन्न हितधारकों, समूहों, निदेशकों, शेयरधारकों, प्रबंधकों, ग्राहकों आदि द्वारा धारित शक्ति और प्रभाव का स्तर और उस प्रभाव और शक्ति का प्रयोग करने की उनकी इच्छा विकल्पों की स्वीकार्यता निर्धारित करेगी। अधिकतर यह निजी संगठनों के अधिकारी होते हैं जिनके पास सबसे अधिक प्रभाव और शक्ति होती है और जो विकल्पों के चुनाव का निर्धारण करते हैं। रणनीति के कार्यान्वयन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण सफलता कारक हैं। रणनीति का क्रियान्वित कार्रवाई और दिशा निर्देशों से अनुवादित किया जाता है, जो संगठन के भीतर कर्मचारियों की दैनिक गतिविधियों का निर्माण करते हैं। रणनीति को फर्म के संगठित और संरचित करने के तरीके में परिलक्षित होना चाहिए। रणनीति संगठन की संस्कृति और मूल्य में परिलक्षित होनी चाहिए। प्रबंधकों को रणनीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्यों और परिणामों को निर्देशित और नियंत्रित करना चाहिए। अंत में चुनी गई रणनीति के प्रदर्शन का मूल्यांकन एक निगरानी प्रक्रिया है जो रणनीति के कार्यान्वयन से लेकर विश्लेषण तक फैली हुई है। प्रत्येक संगठन एक गतिशील वातावरण में मौजूद होता है जिसमें तेजी से परिवर्तन होता है। कभी कभी परिवर्तन उम्मीद के मुताबिक होता है, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता। परिवर्तन आंतरिक और बाहरी वातावरण को प्रभावित करता है। फर्मों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर अपने रणनीतिक विश्लेषण की समीक्षा करना आवश्यक है। उनकी वर्तमान रणनीति अभी भी विकल्प मानदंडों पर फिट बैठती है और अपने घोषित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। आइए अब आंतरिक और बाह्य विश्लेषण के बारे में चर्चा करते हैं। आंतरिक विश्लेषण प्रबंधकों को वर्तमान रणनीतियों की प्रभावशीलता का विस्तृत विवरण प्रदान करने के लिए आंतरिक विश्लेषण किया जाता है।
महत्वपूर्ण रूप से आंतरिक विश्लेषण को ऐसी जानकारी प्रदान करनी चाहिए जो प्रबंधकों को यह समझने में मदद करे कि संगठन में ताकत और कमजोरियां कहाँ हैं। विश्लेषण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए संगठन की क्षमता पर भी प्रकाश डालता है। आंतरिक विश्लेषण करने के अन्य कारणों में शामिल है संसाधनों, दक्षताओं और उपयोग की जाने वाली मुख्य दक्षताओं की पहचान करना, मूल्यवर्धित गतिविधियों के संगठन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, उत्पादों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, व्यवसाय के कार्यात्मक क्षेत्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए। बाहरी विश्लेषण प्रतिस्पर्धी माहौल की स्पष्ट समझ प्रदान करने के लिए एक बाहरी विश्लेषण किया जाता है जो फर्म अपने उद्योग क्षेत्र के भीतर सामना करते हैं। प्रतिस्पर्धी माहौल में कई कारक शामिल होते हैं। मुख्य कारक मौजूदा या संभावित प्रतिस्पर्धियों, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों से संबंधित है। प्रतिस्पर्धी माहौल का विश्लेषण करने का एक तरीका उद्योग प्रतियोगिता के पोर्टर के 5 बोलों के मॉडल का उपयोग करना है। मॉडल में 5 प्रमुख तत्व शामिल हैं जो प्रतिस्पर्धी माहौल का वर्णन करने के लिए आधार बनाते हैं। ये है उद्योग में नए प्रवेशकों का खतरा, खरीदारों की सौदेबाजी की शक्ति, आपूर्तिकर्ताओं की सौदेबाजी की शक्ति, स्थानपत्र उत्पादों या सेवाओं का खतरा, उद्योग में प्रतिस्पर्धी फर्मों के बीच प्रतिद्वंदिता की तीव्रता। अब हम देखेंगे कि कैसे संगठन अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ई व्यवसाय रणनीतियों का उपयोग करते हैं। यहाँ हम कुछ ई बिजनेस रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जो ई बिजनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली ई व्यापार रणनीतियाँ। सबसे पहले इसमें है ऑफर सब्सक्रिप्शन। पिछले 5 वर्षों में ई कॉमर्स सब्सक्रिप्शन स्पेस में सालाना 100% की वृद्धि हुई है। ई कॉमर्स सब्सक्रिप्शन के साथ कंपनियों के पास अपना व्यवसाय बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है और इससे भी बेहतर आवर्ती राजस्व उत्पन्न करना। स्वास्थ्य भोजन और फिटनेस कंपनी ऑनेट ने हाल ही में कीटो फ्रेंडली स्नैक्स की मासिक सदस्यता की बॉक्स को शामिल करने के लिए अपने उत्पाद की पेशकश का विस्तार किया। अपने साइट पर लौटने और बार बार खरीदारी करने के लिए ग्राहकों पर निर्भर रहने के बजाय ऑनेट सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अधिक अनुमानित राजस्व बनाता है। सब्सक्रिप्शन ग्राहकों और ई कॉमर्स व्यवसाय दोनों को लाभ प्रदान करता है। ऑनेट कीटो बॉक्स के साथ ग्राहकों को लाभ होता है क्योंकि यह आसान है। सर्वश्रेष्ठ कीटो स्नैक्स की कोई खोज नहीं है या अपने आहार को ताज़ा और दिलचस्प रखने की चिंता नहीं है। ऑनेट के लिए यह प्रत्येक ग्राहक से आवर्ती राजस्व पर भरोसा कर सकता है और हर महीने अपने ब्रांड और उत्पादों को ग्राहकों के दिमाग में ताज़ा रख सकता है। इस ई कॉमर्स रणनीति को लेने और इस व्यवसाय में लागू करने के लिए सोचें कि कौन सी कंपनी ग्राहकों को आवर्ती आधार पर पेश कर सकती है। यदि कंपनी एक फूल व्यवसाय चला रही है तो साप्ताहिक फूल वितरण सदस्यता या वार्षिक सदस्यता प्रदान करें ताकि आप उन महत्वपूर्ण तिथियों को कभी भी ना भूलें। यदि आप किसी यात्रा ई कॉमर्स व्यवसाय में संलग्न है तो हर महीने एक नए स्थान के लिए एक गाइड बुक या एक नए देश में एक संग्रहणीय भेजें। दूसरी योजना है डिलीवरी ऑफर के साथ प्रयोग करें। लोग मुफ्त डिलीवरी पसंद करते हैं। वोकर सैंडर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए 10 में से लगभग 8 लोगों ने कहा कि मुफ्त शिपिंग बड़ा प्रोत्साहन था जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अधिक बार ऑनलाइन खरीदारी करना होगा। शिपिंग लागत भी कार्ट परित्याग का एक प्रमुख चालक है, जिसमें 1/3 से अधिक ग्राहक शिपिंग लागत का हवाला देते हुए बिक्री को पूरा नहीं करने का एक कारण बताते हैं। आपके व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जाने और राजस्व बढ़ाने में मदद करने के लिए मुफ्त वितरण सही रणनीति हो सकती है। स्टिच लैब्स द्वारा 2015 के एक अध्ययन में 1 मिलियन से अधिक शॉपिफाई ऑर्डर की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि खुदरा विक्रेता जो हमेशा मुफ्त शिपिंग ऑफर करते हैं वे सीधे राजस्व में 10% की वृद्धि कर सकते हैं। कंपनी उन सभी ग्राहकों के लिए मुफ्त शिपिंग ऑफर कर सकती है जो आपके स्टोर के साथ खाता पंजीकृत करते हैं, जैसे नाइकी करता है। नंबर 3, कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए तत्कालिकता का प्रयोग करें। कमी बिकती है। उदाहरण के लिए अमेज़न प्राइम डे। अमेज़न की प्रत्येक जुलाई में 36 घंटे की बिक्री घटना देखें।
सीमित समय के लिए सीमित स्टॉक की बिक्री की पेशकश करें। अमेज़न ने 100 मिलियन से अधिक उत्पाद बेचे और बिक्री में $1 बिलियन से अधिक की बिक्री की, जिससे प्राइम डे 2018 अमेज़न के इतिहास में सबसे बड़ा बिक्री दिवस बन गया। लेकिन यह केवल विशेष बिक्री कार्यक्रम नहीं है जहां कंपनियां बेचने के लिए कमी का उपयोग कर सकती हैं। यह एक ग्रोथ हैक है जिसे हर समय इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि ब्रांड पॉट्स बताते हैं, REI पर पूरे साल बिक्री बढ़ाने के लिए कमी का उपयोग करने का एक बड़ा काम करता है। नंबर 4, कंपनी की साइट पर समीक्षाएं और रेटिंग जोड़ें। एक अध्ययन में पाया गया है कि उत्पाद समीक्षा अधिक कीमत वाले उत्पादों को बेचने में मदद कर सकती है। 1000 उपभोक्ताओं के एक अध्ययन से पता चलता है कि बेहतर समीक्षा नंबर 1 चीज़ है जो लोगों को अधिक कीमत वाला विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी। अपनी मेहनत की कमाई से अलग होने से पहले ग्राहक यह जानना चाहते हैं कि वे कंपनी के ब्रांड पर भरोसा कर सकते हैं और उत्पाद बिल्कुल वही पेश करेगा जो बिक्री पृष्ठ पर उल्लिखित है। समीक्षाएं इस भरोसे को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 5, मौजूदा ग्राहकों को विशेष बिक्री की पेशकश करें। यदि संगठन एक सफल ई-कॉमर्स व्यवसाय बनाना चाहता है तो उसे ग्राहकों को कंपनी के स्टोर पर लुटाने के लिए लुभाना होगा। ऐसा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक विशिष्टता और मौजूदा ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत ऑफर और छूट बनाना है। व्यक्तिगत खुदरा अनुभवों पर केंद्रित एक्सेंचर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 59% खरीदार उन वस्तुओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त करना पसंद करते हैं जिन पर वे दृढ़ता से विचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत बिक्री प्रस्ताव या उत्पाद की सिफारिशों का एक सामान्य संदेश की तुलना में बहुत बेहतर प्राप्त होगी जो पूरे ग्राहक आधार को भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, चूंकि अमेज़न को मेरी खरीदारी का इतिहास पता है, इसलिए वह मुझे व्यक्तिगत उत्पाद अनुशंसाएं भेज सकता है। नंबर 6, उत्पाद फोटोग्राफी के लिए एक दृश्य शैली बनाएं। ई-कॉमर्स की दुनिया में ब्रांड बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कौन सा उत्पाद बेच रही है, हमेशा एक मजबूत प्रतिस्पर्धा होगी। हर जगह ग्राहक विभिन्न ब्रांडों की जांच कर सकते हैं, इसलिए कंपनी को यह सोचने की ज़रूरत है कि वे कैसे अलग दिखने के लिए विजुअल का उपयोग कर सकते हैं और एक परिचित भावना पैदा कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई ग्राहक कंपनी के उत्पादों में से किसी एक को देखे तो उन्हें पता चले कि यह उस विशेष व्यवसाय से है। फैशन रिटेलर एवरलेन अपनी वेबसाइट पर सॉफ्ट लाइट बैकग्राउंड और ढेर सारे वाइट और ग्रे का इस्तेमाल करता है। यह शैली सोशल मीडिया सहित हर उस स्थान पर फिल्टर करती है जहां उनके ब्रांड के साथ बातचीत कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट के लिए चुनी गई उत्पाद तस्वीरें भी बिक्री बढ़ाने में मदद कर सकती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि 73% ऑनलाइन खरीदारों को खरीदारी करने के लिए 3 या अधिक उत्पाद छवियों की आवश्यकता होती है। नंबर 7, एक वफादारी कार्यक्रम बनाएं। एक ग्राहक वफादारी कार्यक्रम अपने ग्राहकों को निम्नलिखित पेशकश करके वफादार बनाए रखने में मदद करता है। छूट, मुफ्त उत्पाद और सस्ता, वाउचर और कूपन, उत्पाद तक जल्दी पहुंच, विशेष सामग्री और बिक्री। स्टारबक्स ग्राहक माई स्टारबक्स पुरस्कारों के लिए साइन अप कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं मुफ्त पेय, पसंदीदा वस्तु पर विशेष ऑफर, नवीनतम उत्पादों के लिए विशेष प्रारंभिक पहुंच, अपने मोबाइल ऐप के साथ त्वरित और आसान भुगतान। ये सभी कारक ग्राहकों को अन्य कॉफी की दुकानों को आजमाने की बजाय स्टारबक्स पर लौटाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सेफ्रो के पास ब्यूटी इनसाइडर नामक एक महान वफादारी कार्यक्रम है जहां ग्राहक प्रत्येक खरीद के लिए अंक अर्जित करते हैं और फिर मुफ्त उत्पादों के लिए अपने अंक भुना सकते हैं। नंबर 8, उत्पाद विवरण अनुकूलित करें। उत्पाद विवरण ई-कॉमर्स सफलता का अवसर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है। उत्पाद विवरण निम्नलिखित का मौका देते हैं। ग्राहक के सवालों के जवाब देने में मदद के लिए उत्पाद विवरण और विशिष्टताएं प्रदान करें। नाइकी इसे विशेष रूप से अच्छी तरह से करता है। उत्पाद विवरण का उपयोग ग्राहक की रुचि बढ़ाने के तरीके के रूप में करें और खरीदारी करने से पहले उन्हें वह सब कुछ दें जो उन्हें जानना आवश्यक है, अपने अनूठे तरीके से।
नंबर 9, साझेदारी का अन्वेषण करें। साझेदारी व्यापार के प्रचार और नए ग्राहकों तक पहुंचने का एक शानदार तरीका है। अन्य व्यवसायों के बारे में सोचें जिनके पास आपके स्वयं के पूरक ग्राहक हैं। यदि आप ताजा पेय बेचते हैं तो एक स्थानीय स्पोर्ट्स क्लब का एक अच्छा भागीदार हो सकता है। अगर आप कार एक्सेसरीज बेचते हैं तो एक स्थानीय ऑटो मरम्मत की दुकान आपके उत्पादों को बढ़ावा देने में आपकी मदद कर सकती है। यदि आप कार्यालय की आपूर्ति बेचते हैं तो एक व्यावसायिक एजेंट एकदम उपयुक्त हो सकता है। नंबर 10, होम पेज को व्यक्तिकृत करने का प्रयास करें। व्यक्तिकरण एक ऐसी तकनीक है जो ये रिकॉर्ड करती है कि ग्राहकों ने अपनी वेबसाइट पर अपने पिछले स्तर में क्या देखा और स्टोर में पिछले अनुभव के आधार पर प्रत्येक अगले विजिट पर खरीदारों के नए सुझाव देता है। यह पिछले व्यवहार जैसे पिछली खरीदारी या रियल टाइम डेटा जैसे स्थान या समय के आधार पर एक व्यक्तिकरण हो सकता है। अमेज़न उपयोगकर्ता केंद्रित खरीदारी अनुभव का अग्रणी है। जब आप आपके द्वारा देखे गए आइटम से संबंधित टैग के तहत लॉगिन करते हैं तो उनका होम पेज लोगों को पहले खंड में व्यक्तिगत ब्लॉक में आसानी से सही उत्पाद खोजने में मदद करता है। नंबर 11, शॉपिंग कार्ट की कार्यक्षमता का अनुकूलन करें। ग्राहकों को अपने शॉपिंग कार्ट को छोड़ने से रोकने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शॉपिंग कार्ट की कार्यक्षमता सही और आसानी से नेविगेट करने योग्य हो। कमजोरियों को समझने का तरीका है बार बार टेस्ट करना। शॉपिंग कार्ट परित्याग को कम करने के लिए पृष्ठ पर विभिन्न विकल्पों का प्रशिक्षण करें। अनुकूलन प्रक्रिया के दौरान कंपनी को राजस्व पर ध्यान देना चाहिए, न कि रूपांतरणों में, क्योंकि यह मुख्य व्यावसायिक लक्ष्य है। बहुत से रूपांतरण अध्ययनों से पता चला है कि चेकआउट के दौरान जितने कम क्लिक होंगे, आपकी रूपांतरण दर उतनी ही अधिक होगी। नंबर 12, ईमेल सूचियां बनाएं। यदि ऑनलाइन व्यवसाय ईमेल मार्केटिंग को संचार चैनल के रूप में उपयोग नहीं कर रहा है तो वह भारी बिक्री से चूक रहे हैं। साइन अप फॉर्म का उपयोग करें। ईमेल पते के बदले में कुछ दें, जैसे डिस्काउंट कोड या एक छोटा सा उपहार भी। सुनिश्चित करें कि कंपनी ग्राहक का विश्वास जीतती है और उपयोगकर्ता की सहमति के बिना कभी भी ईमेल नहीं भेजती, अन्यथा आप स्पैम फोल्डर में बंद होने का जोखिम उठाते हैं। और कोई भी अपने ब्रांड को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहता। अपने ब्लॉग पोस्ट या खरीदना गाइड के अंत में साइन अप फील्ड शामिल करें। यदि आगंतुकों को आपके द्वारा प्रदान की गई सामग्री का आनंद मिलता है तो उन्हें संपर्क में रहने और समाचार, छूट और प्रचार के बारे में जानकारी प्राप्त करने में खुशी होगी और वे अपना ईमेल छोड़ देंगे। एक विकल्प शामिल करना ना भूलें जहां ग्राहक चेकआउट प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आपकी मेलिंग सूची में शामिल हो सके। एक ईमेल सूची कभी भी पूर्ण या तैयार नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपके पहले ग्राहक आपकी न्यूज़लेटर के लिए ऑप्ट इन करना शुरू करते हैं, आप उनके ईमेल का उपयोग निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नए या आने वाले उत्पादों का प्रचार करें। प्रचार या छूट की पेशकश करें। प्रासंगिक और उपयोगी ब्लॉग पोस्ट भेजें। प्रतिक्रिया के लिए पूछें। केवल न्यूज़लेटर अभियान और छूट कोड बनाएं। नंबर 13, अपनी सोशल मीडिया रणनीति में सुधार करें। मार्केटिंग टीम द्वारा तैयार की गई सोशल मीडिया रणनीति को कंपनी की सामग्री रणनीति से जोड़ा जाना चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट से सामग्री निर्माण को सोशल मीडिया पर प्रकाशित और साझा किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बड़े दर्शकों और बढ़ी हुई दृश्यता की गारंटी देता है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और पिंटरेस्ट जैसी विजुअल सोशल नेटवर्क के आमतौर पर ऑनलाइन दुकानों के लिए सबसे अच्छे हैं जो उत्पाद बेच रहे हैं। हालांकि ट्विटर और फेसबुक को कम मत समझो, क्योंकि 75% से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता भी इन्हीं सोशल मीडिया चैनलों को उपयोग कर रहे हैं। कोई एक आकार फिट सभी समाधान नहीं है, लेकिन यहाँ सामान्य दिशा निर्देशों की एक बुनियादी सूची है जिससे आप यह देखने के लिए जांच सकते हैं कि आपकी सामग्री आपके ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम ग्राहक अनुभव बनाने के लिए अनुसरण करती है या नहीं। दैनिक और लगातार पोस्ट करें। पोस्ट करते समय हमेशा छवियों का उपयोग करें, यहाँ तक कि ट्विटर पर भी। स्पैम में मत डालो। केवल प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। अपने ग्राहकों से जुड़ें। अपने दर्शकों की व्यस्तता को ट्रैक करने के लिए एनालिटिक्स का उपयोग करें। अपने व्यवसाय के लिए सही रणनीति चुनने से पहले कई सोशल मीडिया मार्केटिंग रणनीतियों का प्रशिक्षण करें।
हमने अब तक की सभी महत्वपूर्ण ई बिजनेस रणनीतियों पर चर्चा की है और अंत में विषय का निष्कर्ष है, किसी भी व्यवसाय के लिए घोषित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुसंगत रणनीति तैयार करना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। एक औपचारिक रणनीतिक प्रक्रिया शुरू करने से नीतियों का एक व्यवस्थित सेट स्थापित करने में मदद मिलती है, जो एक चुनी हुई रणनीति को लागू करने के लिए आधार प्रदान करती हैं। एक बार फर्मों ने अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की निर्धारित कर लिया है, तो उन्हें अपने आंतरिक और बाहरी वातावरण को समझना होगा। फर्मों को उस वातावरण के भीतर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाने और लागू करने के लिए अपने प्रतिस्पर्धी माहौल को समझने की जरूरत है। पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल प्रतिस्पर्धी माहौल को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों के विश्लेषण के लिए एक उपयोगी ढांचा प्रदान करता है। एक बार फर्मों द्वारा आंतरिक और बाह्य पर्यावरण विश्लेषण करने के बाद उन्हें एक उपयुक्त रणनीति चुनने की आवश्यकता होती है, जो उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। मुझे उम्मीद है मैंने इस विषय के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने की पूरी कोशिश की है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।